जब भी देश में कोई बड़ा केस हाईलाइट होता है, एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमें तभी पता चलता है कि आखिर कौन सा क्रिमिनल लॉ है, इस देश का क्रिमिनल सिस्टम क्या है, कौन से एक्ट और सेक्शन के तहत किसी आरोपी को सजा मिलती है। धरना प्रदर्शन होते हैं, प्रोटेस्टर्स की मांगे आती हैं लॉ अमेंडमेंट्स को लेकर, और तब जाकर हमें पता चलता है कि आखिर देश का कानून कैसे चल रहा है। फिर चाहे 2012 का निर्भया केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट को इंट्रोड्यूस किया जाना हो, या 2018 का नवतेज सिंह केस में 370 होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को डिस्क्रिमिनलाइज कर जाना हो, ये सब हमें किसी फेमस केस के आने पर ही पता चलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तथास्तु ICS में, और मैं हूं सुगंधा। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के क्रिमिनल लॉ सिस्टम के बारे में। देश में कौन से कानून हैं, किन कानूनों के तहत, किन सेक्शंस के तहत देश में अपराधियों को सजा मिलती है, आप किन सेक्शंस के तहत जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, और कौन से ऐसे कानून हैं जो चेंज हुए हैं हाल ही में। आज हम बात करेंगे उन्हीं चेंजेस के बारे में। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जानेंगे हमारे क्रिमिनल लॉज का, अमेंडमेंट्स का, कौन कौन सी चेंजेस हुए हैं, जानेंगे कौन कौन से स्पेशल वो केसेस हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, जानते हैं कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बैकग्राउंड क्या है। 1860 में इंडियन पीनल कोड IPC, ताजदारे हिंद की दफा जो आपने बचपन में सुनी होगी बहुत सारी मूवीज में, तो 1860 में IPC को ड्राफ्ट किया गया था और जो बना क्रिमिनल लॉ का बेस। उसके बाद 1861 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC कोड आया और इंडियन एविडेंस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया 1872 में। अब हमने बात करी IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो थोड़ा सा बेसिक चीजें समझ लेते हैं कि आखिर ये तीनों क्रिमिनल लॉज हैं, क्रिमिनल एक्ट्स हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है। IPC वो एक्ट है, इंडियन पीनल कोड है। भारतीय दंड संहिता बताती है होने वाले हर उस अपराध के बारे में, डिफाइन करती है किसी अपराध की प्रकृति क्या होगी, किसी अपराध के एसेंशियल्स क्या होंगे, किसी अपराध के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, डेफिनेशंस बताती है। इसके अलावा डेफिनेशन के साथ साथ अगर वो अपराध किया गया है उन सिचुएशंस में जो जो उसमें प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो जो चीजें उसमें मेंशन करी गई हैं कि अगर मान लीजिए कोई चोरी हुई है तो वो चोरी एक मानी जाएगी मूवेबल प्रॉपर्टी की, जो इंसान अपने यहाँ से उठा के कहीं से ले गया है, आपकी बिना इजाजत के, आपको पता नहीं है, इंटेंशंस उसकी गलत हैं और जाके छुपा के रख रहा है, तो वो चोरी में आता है। मैं आपको बहुत साधारण भाषा में वो चीज़ समझा रही हूँ। तो अगर इन्हीं सिचुएशंस पे कोई चोरी हुई है तो वो चोरी मानी जाएगी। इसके बाद बताएंगे कि उस चोरी में सजा क्या होगी। सेम चीज़ मर्डर है, 302, 304, 307, आपने ये सब चीज़ें सुनी होंगी सेक्शंस, राइट। तो उसकी भी अपनी अपनी अलग अलग कंडीशंस हैं कि किन सिचुएशंस में, किन कंडीशंस में ये अपराध हुआ है, उस अपराध को करने के पीछे सोच क्या थी, इंटेंशन क्या थी, मैलिशियस फीलिंग क्या थी, और अगर उन सारी कंडीशंस को कोई अपराध फुलफिल करता है, कोई एक्ट फुलफिल करता है, तो वो उस अपराध की श्रेणी में आता है। और अपराध की डेफिनेशन के साथ साथ IPC उस अपराध की सजा भी बताता है कि इस अपराध करने वाले को, इस अपराधी को, अगर ये अपराध किया गया है तो इतने इतने साल का इम्प्रिजनमेंट होगा, जेल होगी, पेनल्टी भरी जाएगी, मैनी थिंग्स। तो ये हुआ IPC। अब बात करते हैं CRPC की, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है वो बताता है प्रोसीजर को, भारतीय दंड संहिता में जो अपराध हुए हैं, जो पनिशमेंट्स हैं, तो उसके आगे क्या प्रोसेस होगी, ये आपको एक्सप्लेन करता है। किन सेक्शंस के तहत आप जाके FIR कर सकते हैं, किन सेक्शंस के तहत केस को आगे प्रोसीड किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, जजमेंट्स होंगे, एंड मैनी थिंग्स। तो CRPC आपकी सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को बताता है कि कोई भी अगर मामला हुआ है, कोई भी अपराध हुआ है, तो आगे उस अपराध को कैसे प्रोसीड किया जाएगा। तो वो हो गया आपका CRPC। अब आता है द एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट बताता है एविडेंसेस, सबूत क्या है। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, इंडियन मूवीज में देखा होगा, किसी भी अपराध के अगेंस्ट सबूत मांगा जाता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमने ही ये अपराध किया है।
तो इंडियन एविडेंस एक्ट उन्हीं सबूतों के बारे में बात करता है, कौन कौन से एविडेंसेस एडमिसिबल होंगे कोर्ट में, किस तरीके से होंगे, एविडेंसेस को एडमिट कराने की प्रोसीजर क्या होगी, मैनी थिंग्स लाइक दैट। तो हालांकि अब आपको थोड़ा बहुत आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में समझ में आया होगा कि बेसिक्स क्या हैं, लेकिन ये तीनों लॉज ब्रिटिश इरा के थे और सालों तक हमारे देश में जस्टिस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। चलिए पहले देखते हैं कि भारत का जो क्रिमिनल लॉ सिस्टम था उनमें अमेंडमेंट्स कैसे आए हैं, क्रोनोलॉजी समझते हैं उनकी। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन पीनल कोड 1860 की। तो आईपीसी को लॉर्ड मैकले के अंडर ड्राफ्ट किया गया था, इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बेस बना जो एक 1955 में इंडियन पीनल कोड को रेप और रिलेटेड ऑफेंसेस के पनिशमेंट को बढ़ाया गया, ये एक अमेंडमेंट था। इसके बाद अमेंडमेंट आया 1983 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1983, डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए भी इसमें पेनल्टीज और स्ट्रिक्ट करी गई। अब बात करते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की 1861। पहली बार सीआरपीसी को इंप्लीमेंट किया गया जो प्रोसीजर फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। 1973 में एक अमेंडमेंट आया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में, मेजर प्रोसीजरल चेंजेस किए गए, जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। उससे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते ही नहीं थे। 2005 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट फिर से आया, विक्टिम कंपनसेशन और विटनेस प्रोटेक्शन के प्रोविजन ऐड किए गए। अब बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में। एविडेंस एक्ट को 1872 में इनेक्ट किया गया जो एविडेंस की एडमिसिबिलिटी को डिफाइन करता है। 2002 में एक अमेंडमेंट आया जिसमें विटनेस प्रोटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के प्रोविजंस ऐड किए गए। अब समझते हैं ओल्ड लॉज के लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। जो हम बात कर रहे हैं कि नए लॉज आए हैं, नए क्रिमिनल एक्ट्स आए हैं, नए क्रिमिनल कोड्स आए हैं, तो हम उनके बारे में बात करते हैं कि जो हमारे पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट हैं उनका नाम चेंज करके और उन कोड्स को चेंज करके क्या बनाया गया है और उनके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। तो न्यू लॉज में सबसे पहले आता है भारत संहिता 2023 जो रिप्लेसमेंट है इंडियन पीनल कोड 1860 का। इसमें जो की फीचर्स लाए गए हैं वो है न्यू ऑफेंसेस के बारे में। इसमें इंट्रोड्यूस किया गया न्यू डेफिनेशंस फॉर ऑफेंसेस जैसे कि मॉब लिंचिंग और टेररिज्म की। इसमें पेनल्टीज भी अपडेट करी गई हैं बहुत सारे क्राइम्स के लिए, इंक्लूडिंग इंक्रीज्ड मिनिमम पनिशमेंट फॉर रेप। सेक्शंस की बात करें स्पेसिफिकली तो सेक्शन 376 revised to increased minimum punishment for rape from 7 years to 10 years, includes specific provisions for aggravated rape. सेक्शन 302 में जो पेनल्टीज अपडेट करी गई हैं मर्डर के लिए वो इंक्लूड करती हैं प्रोविजंस फॉर डेथ पेनल्टी इन एक्सेप्शनल केसेस। सेक्शन 144 में it defines and penalize mob lynching as a separate offense with severe penalties. अब दूसरा एक्ट आता है भारत नगर सुरक्षा संहिता 2023। दिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी 1861। इसके की फीचर्स जो हैं वो है एफआईआर फाइलिंग। इट अलाउज एफआईआर्स टू बी फाइल्ड एट एनी पुलिस स्टेशन एंड ऑनलाइन नाउ। पुलिस कस्टडी को भी एक्सटेंड कर दिया गया है, जो पहले 15 दिन होती थी अब वो 90 डेज के लिए सीरियस ऑफेंसेस के केस में कर दिया गया है। Another update is it mandates that victims receive regular updates via SMS about his or her case. अब अगर इसके सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन 57 इंक्रीज पुलिस स्टडी ड्यूरेशन फ्रॉम 15 days to 90 days for serious offenses. Section 161 allows online FIR filing and reporting of incidents. Section 161A mandates communication of case progress and updates to victim via SMS. अब बात करते हैं तीसरे एक्ट की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 विच इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसके की फीचर्स हैं जो भी चेंजेस किए गए हैं वो है एविडेंस हैंडलिंग, अपडेट्स प्रोसीजर्स एंड रूल्स फॉर हैंडलिंग एविडेंस इन कोर्ट। डिजिटल एविडेंस इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ डिजिटल एविडेंस। पहले डिजिटल एविडेंस को एडमिसिबल नहीं किया जाता था कोर्ट में। सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन 65B में इट अपडेट्स प्रोविजंस फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल एविडेंसेस इन कोर्ट। सेक्शन 113
रिवाइज रूल्स फॉर प्रेजेंटिंग एविडेंस रिलीज्ड टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेसेस। तो ये है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का रिप्लेसमेंट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो चलिए अब बात करते हैं नए कानूनों के बारे में। आखिर नए कानून के हाइलाइट्स क्या क्या हैं जो 1 जुलाई 2024 से इंप्लीमेंट हुए हैं। इसके साथ साथ हम उनको कंपेयर भी करेंगे पुराने कानूनों के साथ साथ। तो सबसे पहला जो पॉइंट आया है वो है एफआईआर फाइलिंग की एक्सेसिबिलिटी के बारे में। तो पहले जो था वो एफआईआर फाइल करना एक टेडियस प्रोसेस होता था। पहले एफआईआर सिर्फ जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन में ही फाइल होती थी, लेकिन अब एफआईआर आप किसी भी पुलिस स्टेशन या ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो है पुलिस कस्टडी ड्यूरेशन को लेकर। तो नए कानून के तहत कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस के लिए पुलिस कस्टडी को 15 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। ये चेंज कई लोगों के लिए अलार्मिंग हो सकता है, लेकिन इससे इन्वेस्टिगेशन के लिए ज्यादा टाइम भी मिलेगा। रेप केसेस में सख्त सजा का भी एक प्रावधान आया है। पहले रेप के केसेस में मिनिमम पनिशमेंट 7 इयर्स होता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है, और अगर विक्टिम माइनर है तो सजा और भी ज्यादा सख्त हो सकती है। अगला जो प्रावधान आया है, अगला जो चेंज आया है वो है फ्री ट्रीटमेंट फॉर विक्टिम्स। अगर किसी महिला या बच्चे के खिलाफ कहीं पे भी कोई अपराध होता है तो अब हॉस्पिटल्स को उनका फ्री ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। हालांकि पहले हॉस्पिटल्स को विक्टिम को ट्रीट करना कंपलसरी नहीं था। ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है विक्टिम सपोर्ट के लिए। अगला प्रावधान मॉब लिंचिंग को लेकर। मॉब लिंचिंग को सेपरेट ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग को एक अलग ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है जिसमें सीवियर पेनल्टीज का प्रोविजन है। अब मॉब लिंचिंग की बात अगर करें तो मॉब लिंचिंग क्या है? मॉब लिंचिंग भीड़, आप देखते होंगे, कहते होंगे लोग कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ में घुसकर लोग कुछ भी करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको रिसेंट केस का एक रेफरेंस देती हूँ जो कोलकाता केस में हुआ। 12 अगस्त की रात को वहाँ पर बस भरकर बहुत सारे लोग आए, हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ कर गए, डॉक्टर्स के साथ मारपीट करी, प्रोटेस्टर्स के साथ मारपीट करी, और वो लोग प्रोटेस्टर बनकर आए थे, वो भीड़ का हिस्सा बनकर आए थे, लेकिन पता ही नहीं वो कौन थे। तो मॉब लिंचिंग इज समथिंग लाइक दैट ओनली। अगला प्रावधान आता है सेडिशन लॉ पर। सेडिशन लॉ रिप्लेस किया गया देशद्रोह लॉ को अब ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट के नाम से रिप्लेस किया गया है, जिसमें स्टेट इंटीग्रिटी पर फोकस किया गया है। अगला प्रावधान सेम सेक्स रिलेशनशिप को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। एक और बड़ा स्टेप, सेम सेक्स रिलेशनशिप को डीक्रिमिनलाइज किया गया है, और बच्चों से जुड़े काफी लॉज को जेंडर न्यूट्रल भी बनाया गया है। अब अगर हम ये चेंजेस की बात करें, अगर हम ये चेंजेस देखें जो नए कानून के तहत हुए हैं, काफी हद तक काफी डेवलपिंग चेंजेस हैं। जिस हिसाब से समय जा रहा है, जिस हिसाब से जनरेशन जा रही है, जिस हिसाब से चेंजेस होने चाहिए समाज में, उस हिसाब से समाज को देखते हुए, घटनाओं को देखते हुए ये नए लॉ में चेंजेस लाए गए हैं। हम आगे बात करेंगे इन न्यू लॉज की अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस के बारे में कि क्या इनसे हमें फायदे हो सकते हैं और क्या इनके चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं कि इनको सक्सेसफुल नहीं होने दिया जाएगा, या फिर फ्यूचर में और क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले लेट्स डिस्कस सम लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो ऐसे जजमेंट्स हैं, ऐसी गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिन्होंने एक्चुअल में हमारे देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तख्ता पलट की हैं चीजें। तो पहला केस अगर हम लेंगे तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का ये केस है। इस केस का बैकग्राउंड क्या था कि इस केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस बनाई थी, जो वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट को हैंडल करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं। ये गाइडलाइंस वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए थी। अगर इसको नए क्रिमिनल लॉज में हम कनेक्ट करें तो इसमें नए क्रिमिनल लॉज में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन को अब स्टेट ऑफेंसेस पर प्रायोरिटाइज किया गया है। वो विशाखा गाइडलाइंस के स्पिरिट से ही मिलता है। विशाखा केस ने वुमेन प्रोटेक्शन पर फोकस किया था और नए लॉज भी इसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि रेप के पनिशमेंट को 7 से 10 साल तक बढ़ाया गया है। अगला केस है
जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है। इस केस का बैकग्राउंड जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि ये लॉ आउटडेटेड और वुमेन को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता है, इसलिए इसको चेंज होना बहुत बहुत जरूरी है। नए लॉज में भी सेम सेक्स रिलेशनशिप को डीक्रिमिनलाइज किया गया है, जो जोसेफ शाइन केस के प्रिंसिपल से मिलता जुलता है। ये केस भी जेंडर इक्वालिटी और इंडिविजुअल राइट्स को प्रमोट करता है और नए लॉज में जेंडर न्यूट्रल प्रोविजंस भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जोसेफ शाइन के केस की अप्रोच को भी नए लॉज में कंटिन्यू किया गया है। तीसरा एक और लैंडमार्क जजमेंट, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। ये केस आप सब ने सुना होगा, आप सब जानते होंगे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को पार्शियली स्ट्राइक डाउन कर दिया था, जिससे कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल एक्ट्स को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। नए क्रिमिनल लॉज की अगर बात करें तो सेम चीज है, सेम सेक्स रिलेशनशिप को डीक्रिमिनलाइज करना डायरेक्टली नवतेज सिंह जौहर केस से लिंक्ड है। ये केस LGBTQ+ कम्युनिटीज के राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है और नए लॉज भी इंक्लूसिवली और इक्वालिटी को एम्ब्रेस करते हैं, जैसे कि जेंडर न्यूट्रल प्रोविजंस भी बहुत सारे हैं। अगला केस आता है विक्रम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 2015 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने रेप और सेक्सुअल असॉल्ट केसेस के लिए मिनिमम पनिशमेंट के गाइडलाइंस दिए थे, ताकि स्ट्रिक्टर पेनाल्टीज इंश्योर की जा सके। नए लॉज में भी रेप के मिनिमम पनिशमेंट को 7 से बढ़ाकर 10 साल तक कर दिया गया है, जो विक्रम सिंह केस के गाइडलाइंस को रिफ्लेक्ट करता है। इस केस ने हरशेर पेनल्टीज की जरूरत को एम्फसाइज किया था और नए लॉज भी इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे केस की जो इंडिया के क्रिमिनल लॉज में बड़े चेंजेस लाने के लिए एक कैटलिस्ट बना। ये केस है निर्भया केस, जो 2012 में दिल्ली में हुआ था। दिसंबर 2012 में दिल्ली में एक 23 साल की मेडिकल स्टूडेंट का ब्रूटल गैंग रेप होता है और उसे असॉल्ट कर मर्डर कर दिया जाता है। इस इंसिडेंट ने पूरी कंट्री को हिला दिया और नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू हुए। निर्भया केस के अक्यूज्ड को दिसंबर 2019 में फांसी दी गई और इस केस के बाद गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉज को भी इंप्लीमेंट करने की जरूरत को समझा। निर्भया केस के बाद क्रिमिनल लॉज में क्या क्या चेंजेस आए हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। तो जो क्रिमिनल लॉ एक्ट 2013 के बारे में हमने बात करी थी, वो अमेंडमेंट एक्ट 2013 निर्भया के बाद ही आया था। तो इस अमेंडमेंट ने रेप और सेक्स असॉल्ट की डेफिनेशन को ब्रॉडन किया, सेक्सुअल हरासमेंट, स्टॉकिंग और एसिड अटैक्स को भी स्पेसिफिक ऑफेंसेस बनाया गया। मिनिमम पनिशमेंट जो थी रेप के लिए, पनिशमेंट को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल किया और एक्सट्रीम केसेस में डेथ पेनल्टी भी प्रोवाइड की गई। सबसे इंपॉर्टेंट, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, रेप और सेक्सुअल वायलेंसेस केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को भी एस्टैब्लिशमेंट किया गया। पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते थे बट रेप और असॉल्ट जैसे केसेस के लिए नहीं होते थे, लेकिन इस केस में जल्दी से जल्दी इस चीज को डिस्पोज करने की बात करी। पहले भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते थे लेकिन रेप और सेक्सुअल वायलेंसेस के केसेस में नहीं थे। इस केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को एस्टैब्लिशमेंट किया गया ताकि केसेस को जल्दी से जल्दी डिस्पोज किया जा सके और जल्दी से जल्दी विक्टिम को न्याय मिल सके। विक्टिम के राइट्स को इनहेंस करने के लिए मेजर्स लिए गए, इंक्लूडिंग विटनेस प्रोटेक्शन और स्पीडी जस्टिस के लिए। अब क्रिमिनल लॉ एक्ट 2018 अमेंडमेंट की बात करते हैं। इस केस में यहाँ पे भी अमेंडमेंट्स हुए, जहां पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हुए कि अगर जुवेनाइल 16 से 18 साल का है और सीरियस क्राइम्स कमिट करता है तो उससे अडल्ट कोर्ट में ही उसे ट्रायल किया जाएगा। स्पेसिफिक केसेस में जैसे कि गैंग रेप और एग्रीवेटेड रेप, डेथ पेनल्टी को एप्लीकेबल बनाया गया। स्ट्रिंजेंट मेजर्स फॉर वुमेन सेफ्टी भी लिए गए। सेक्सुअल ऑफेंसेस और वुमेन सेफ्टी के लिए स्ट्रिक्टर लॉज और पेनल्टीज को इंप्लीमेंट किया गया। तो ये हमने बात करी कुछ ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स की जिन्होंने क्रिमिनल लॉज में इंडिया में बहुत सारे, जिनकी वजह से चेंजेस आए हैं, जिन लैंडमार्क जजमेंट को नींव रखा गया है किसी भी क्रिमिनल लॉ एक्ट को अमेंड करने पर। अब बात करते हैं कि ये जो नए लॉज आए हैं इनका पॉलिटिकल और सामाजिक सोशल इम्पैक्ट क्या है।
ये नए लॉज काफी कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं। अपोजिशन का कहना है कि पुलिस कस्टडी का ड्यूरेशन बढ़ाने से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मॉब लिंचिंग के स्ट्रिक्ट लॉज इन्फोर्समेंट में चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन ओवरऑल ये कानून एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा है, जो हमारे समाज के लिए, जस्टिस सिस्टम के लिए ज्यादा एक्सेसिबल है। नए लॉज एक तरफ जस्टिस सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी लेकर आते हैं। अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटीज की और चैलेंजेस की, तो अपॉर्चुनिटीज में विक्टिम्स के लिए रेगुलर केस अपडेट्स और फ्री मेडिकल केस जैसे मेजर्स उनका सपोर्ट सिस्टम मजबूत बनाते हैं। मॉब लिंचिंग और टेररिज्म जैसे क्राइम्स के लिए नए डेफिनेशन और स्ट्रिंजेंट लीगल फ्रेमवर्क बनाने का एक मौका है। चैलेंजेस की अगर बात करें तो अपोजिशन, खासकर कांग्रेस का कहना है कि ये लॉज पुलिस स्टेट को बढ़ावा दे सकते हैं, जो सिविल लिबर्टीज के लिए एक खतरा है। इंडियन कोर्ट्स में 2023 तक 5.13 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं, जिसमें से 3.59 करोड़ क्रिमिनल केसेस हैं। ये जुडिशियल बैकलॉग नए लॉज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। लेकिन अगर हम बात करें रिकमेंडेशंस की कि आखिर और क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, तो अगर इन चैलेंजेस को ओवरकम करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमें लेने ही होंगे, जैसे कि रीवैल्यूएशन ऑफ न्यू लॉज। ये जरूरी है कि पार्लियामेंट इन लॉज को रिकंसीडर करे, ताकि अपोजिशन के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके, प्रॉपर तरीके से उसकी रीजनिंग बताई जा सके और ये लॉज ऑपरेसिव लीगल एनवायरनमेंट क्रिएट ना करें। दूसरा जो पॉइंट है वो होना चाहिए ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज। पुलिस और लीगल पर्सनल के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और रिसोर्सेज एलोकेट करना इंपॉर्टेंट है, ताकि ये जो नए लॉज को इफेक्टिवली अडॉप्ट कर सके। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स होने चाहिए। पब्लिक को नए लॉज और उनके राइट्स के बारे में एजुकेट करना जरूरी है, ताकि इम्प्लीमेंटेशन स्मूथ हो और विक्टिम को अपने अवेलेबल सपोर्ट के बारे में पता चले। तो दोस्तों, ये थी हमारी डिटेल्ड डिस्कशन नए क्रिमिनल लॉज पर और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स पर। और भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें सजाएं बहुत कम होती हैं। उन अपराधों के लिए आपके हिसाब से क्या सजा होनी चाहिए, क्या चेंजेस आने चाहिए, इंप्रूवमेंट्स कैसे हो सकते हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगला टॉपिक आप क्या सुनना चाहते हैं, किस बारे में डिटेल्स डिस्कशन जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। तब तक कीप वॉचिंग अस, कीप लविंग अस एंड थैंक यू सो मच।